हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं द सिलेक्शन क्लासेस में। तो ईपीएफओ 2023 का जो एग्ज़ाम 2 जुलाई 2023 को हुआ है, उसमें दोस्तों जो मैथ का सेक्शन था उसके आज हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे और आई विल टेल यू द बेस्ट वे टू सॉल्व दोज क्वेश्चन सो दैट आपका यूपीएससी यदि 2024 का भी टारगेट है जो पेपर है उसमें भी आपको सी सेट दोस्तों 2-4 करना पड़ेगा सी सेट से, तो उसमें दोस्तों आपको प्रॉब्लम्स ना आए या फिर अभी से दोस्तों आपको मेथड्स पता होना चाहिए सो दैट यदि भविष्य में उस तरह के क्वेश्चन दिखते हैं तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस। तो मेरा नाम दोस्तों विवेक कुमार शर्मा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, जहाँ पे सीडीएस का एग्ज़ाम है, जहाँ पे दोस्तों मैथ्स पूछा जाता है, तो जहाँ मैथ्स है वहाँ विवेक शर्मा है, वहाँ टीएससी है, बोले तो सिलेक्शन क्लास है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। आपको मन है तो पॉज करके सॉल्व कर लेना, वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने पेपर नहीं देखा था या फिर नहीं लिखा था। ठीक है, तो पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। सवाल बोलता है कि हमें उस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है जो कि पास हो रहा है दोस्तों 3 पॉइंट से। 0 से पास हो रहा है दोस्तों, 2,0 से पास हो रहा है एंड दोस्तों 0,3 से पास हो रहा है। अब दोस्तों देखने में लग सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है दोस्तों, लेकिन ये ज्योमेट्री का सवाल था बेसिकली। यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी ये ब्रेन क्लिक कर जाता कि इसके जो कोऑर्डिनेट है उसको मैं ड्रॉ कर लेता, तो 0 दोस्तों यहाँ पर आएगा, 2,0 दोस्तों यहाँ पर आएगा एंड दोस्तों 0,3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब दोस्तों यदि मैं इन तीनों फिगर को जोड़ता हूँ या तीनों पॉइंट्स को जोड़ता हूँ तो मुझे एक ट्राइंगल मिलेगा, वो भी दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ से यहाँ तक की दोस्तों जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट होगी। डिस्टेंस फॉर्मूला आई थिंक आपने पढ़ा होगा। यदि हमें इसको O मान लेता हूँ, इसको P मान लेता हूँ, इसको Q मान लेता हूँ, तो यदि दोस्तों मुझे OP की डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर x2 की वैल्यू मान लेते हैं 2 - 0 का होल स्क्वायर दोस्तों, एंड यहाँ पे दोस्तों y2 और y1 दोनों ही 0 है, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर दैट विल गिव मी दोस्तों 4 एंड 4 का रूट 2 होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस दोस्तों आपको फॉर्मूला लगाना था, हालांकि फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं की क्योंकि दोस्तों एक जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो 0 है एंड बाकी दोस्तों 0 और 2 के बीच में 2 यूनिट आ गया। एंड सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो दोस्तों हम लोग सिर्फ y में 3 चले हैं। ठीक है, y में दोस्तों 3 चले हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम यदि मैं दोस्तों लगाता हूँ कि 3 और 2, तो ये दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये जो साइड है वो √13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? √13। अब दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इफ़ वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो और एक सर्कल दोस्तों इसके तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा है इस तरह से, क्योंकि दोस्तों ये जो सर्कल है वो तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा है, तो दोस्तों इस सर्कल का जो रेडियस होगा, इस सर्कल का रेडियस होगा दोस्तों वो इन ट्राइंगल के जो वर्टिसेस है इक्वी डिस्टेंट होता है, मतलब इस वर्टिसेस जो ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं उससे बराबर दूरी पर होगा। एंड दोस्तों इस वाले केस में जो रेडियस होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, जो इसको हम बड़ा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस बोलते हैं, तो ये दोस्तों हाइपोटेन्यूज का आधा होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का आधा होता है। हाइपोटेन्यूज दोस्तों यहाँ पे √13 थी, तो √13/2 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर था। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों ये सवाल था। यूपीएससी अक्सर दोस्तों सवाल आसान पूछता है, लेकिन दोस्तों उस पूछने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि बच्चा जो है वो कंफ्यूज किया जाता है। जैसे दोस्तों आपसे कोई पूछ ले कि आपको एक ऐसी लैंग्वेज, फ्रेंच में दोस्तों आपको कोई एग्जांपल आपसे नाम पूछ ले, आपको हिंदी में अपना नाम पता है, इंग्लिश में आपको अपना नाम पता है, फ्रेंच में दोस्तों ऑल ऑफ ए सडन नहीं दिमाग में आता है। सेम दोस्तों यूपीएससी करता है, पूछता डायरेक्ट है लेकिन घुमा के पूछता है। ठीक है, यूपीएससी की पुरानी आदत है। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर 2 दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल था, द्विघातीय समीकरण जिसको बोलते हैं। बोलता है कि a और b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अभी इक्वेशन लिख रखी है x² + ax + b = 0। ठीक है, ये दोस्तों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पर a और b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है एंड दोस्तों ये जो इसके रूट्स हैं इस इक्वेशन के रियल रूट्स दे रखे हैं। ये जो इसके रूट्स दे रखे हैं वो रियल रूट्स दे रखे हैं। तो आपसे 4 ऑप्शन पूछे थे, उसमें ये पूछा था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो दोस्तों जो 2 रूट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में अल्फा बीटा दे रखे हैं। कितने? अल्फा बीटा। अब आपसे सिंपल सा ही पूछा है कि आपको ये बताना है कि इसमें अल्फा और बीटा में क्या क्या रिलेशन ठीक है। अब दोस्तों यदि मैं इसमें ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा तो हो सकता है हम लोग एक बार में सॉल्व ना कर पाए। अब दोस्तों यूपीएससी ने क्या बोला हम उसको फॉलो कर लेते हैं।
यूपीएससी ने बोला है कि आपको एक ऐसी इक्वेशन चाहिए इसको कंपेयर करते हुए जहाँ पर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव। तो मेरे दिमाग में दोस्तों कोई भी इक्वेशन ऐसी आ सकती है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अब दोस्तों यदि मैं कंडीशन लगाता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस, मान लेते दोस्तों मैं 5x + 6 लिख लेता हूँ, और यूपीएससी ने बोला है कि ए भी बड़ा हो बी भी बड़ा हो 0 से, मैंने दोस्तों वही काम कर लिया, ए की वैल्यू 5 मान ली, बी की वैल्यू दोस्तों 6 मान ली। अब दोस्तों यदि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, इसके रूट निकालेंगे तो x + 3 दोस्तों और x + 2 इसके रूट्स हो जाएंगे एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 और -3, कितनी आएगी दोस्तों, -2 और -3। ये दोस्तों जो x की वैल्यू है ये अल्फ़ा और बीटा है, क्या है दोस्तों, अल्फ़ा बीटा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, कितनी आएगी, नेगेटिव। तो दोनों रूट दोस्तों क्या होंगे, वो नेगेटिव होंगे। यही दोस्तों इस सवाल का बेस्ट तरीका था करने का। उम्मीद करूँ दोस्तों ये पूरी की पूरी कहानी आपको आती होगी, लेकिन दिमाग में क्लिक नहीं करता ऑल ऑफ ए सडन एग्जाम में। तो यू हैव टू जस्ट थिंक बियॉन्ड द कंसेप्ट, और वी कैन से यू हैव टू जस्ट थिंक बियॉन्ड द इमेजिनेशन सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको एक थोड़ा सा एक कदम आगे सोचना पड़ेगा, यूपीएससी के लेवल के बराबर ही आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक और दोस्तों खूबसूरत सवाल रेशियो प्रपोर्शन का पूछा, एज इसका पूछा यूपीएससी ने। सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। एक बंदा है जिसका नाम मिस्टर कुमार है, फादर है, और एक उसका बच्चा है जो कि सन है। ठीक है, अब दोस्तों 2023 की यदि मैं बात करता हूँ तो प्रेजेंट एज का दोस्तों जो रेशो हमको दे रखा था क्वेश्चन में, वो दे रखा था 5:3। ठीक है, कितना दे रखा, 5:3। एंड दोस्तों 15 साल पहले मतलब 2008 में दोस्तों इनकी जो एज का रेशो है वो 2:1 दे रखा है। हमसे सवाल ये पूछा था कि मिस्टर कुमार की एज क्या होगी जब बच्चा पैदा हुआ होगा। ठीक है, अब दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात है कि यदि मैं 2008 को रेफरेंस मान लेता हूँ तो लेट उनका जो एज का रेशो है 2x और 1x हो जाएगा। अब दोस्तों यदि पिताजी 15 साल आगे जाएंगे तो बच्चे की एज भी दोस्तों 15 साल आगे बढ़ेगी। यही दोस्तों इस सवाल की खूबसूरती थी कि 2x में यदि मैं 15 जोड़ता हूँ और दोस्तों x में भी 15 जोड़ता हूँ तो हमको दोस्तों जो रेशो मिल जाएगा 5 और 3 मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से यदि मैं x की वैल्यू सॉल्व करना चाहता हूँ तो 6x + 45 इक्वल्स टू दोस्तों 5x + 75। यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू 30 आ जाएगी, कितनी, 30 साल। इसका मतलब दोस्तों जो बच्चे की एज है 2008 में 30 साल है, कितनी है दोस्तों, बच्चे की एज 30 साल है। तो जब बच्चे की एज 30 साल है 2008 में, तो पिताजी की एज दोस्तों उससे डबल है, दूनी है, तो 60 साल के हैं पिताजी जब बच्चा 30 साल का है। अब दोस्तों सवाल ये पूछा था कि बच्चा जब पैदा हुआ होगा मतलब x की वैल्यू दोस्तों 0 कब होगी, x की वैल्यू दोस्तों 0 तब होगी 2008 से 30 साल पहले। ठीक है, कितने साल पहले दोस्तों, 30 साल पहले। 2008 से 30 साल पहले बच्चे का जो पैदाइश नहीं हुई होगी उस समय दोस्तों पिताजी की एज पूछा था। मतलब यदि x को 0 करना है तो दोस्तों आपको -30 करना पड़ेगा, किसकी एज में से, फादर की एज में से। भाई अगर मान लो मेरी एज 10 साल है आज, तो मैं 10 साल पहले मेरी एज 0 रही होगी। जब दोस्तों एज 0 रही होगी तो इसका मतलब मैं पैदा नहीं हुआ होगा। सेम दोस्तों कहानी है यहाँ पर कि मिस्टर कुमार की एज पूछी थी दोस्तों जब बच्चा पैदा नहीं हुआ था या फिर बिल्कुल शुरू में। तो दोस्तों 30 साल इसकी सही उम्र आएगी, क्योंकि दोस्तों हमको 30 साल बैक जाना है। ठीक है, तो यदि बच्चे की आज उम्र 30 साल है तो 30 साल पहले पिताजी की एज 30 साल रही होगी, क्योंकि पिताजी की आज की एज 60 साल है। ठीक है, उम्मीद करूँ दोस्तों इस क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम चलते हैं। एक और दोस्तों खूबसूरत सा सवाल मिक्सर एलिगेशन से पूछा गया। दोस्तों मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है, कंसेप्चुअल वीडियो, आप उनको देख सकते हैं। बहुत प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में भी, या फिर जो मेरा चैनल है उसको डायरेक्ट लिंक देख सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो और शॉर्ट मिल जाएंगे। अब दोस्तों बोलता है कि हमारे पास 2 बर्तन थे x और y। ठीक है, x और y। अब दोस्तों उस x और y में ऑयल और वाटर का रेशियो था। ठीक है, ऑयल और वाटर, यहाँ भी दोस्तों ऑयल और वाटर। ठीक है, तो पहले बर्तन में दोस्तों ऑयल और वाटर का रेशो था 1:3 एंड दूसरे बर्तन में दोस्तों ये जो रेशो था 2:3। अब दोस्तों सवाल को ध्यान से सुनना है कि यहाँ से दोस्तों मैंने 2 लीटर उठाया है, यहाँ से दोस्तों मैंने 2 लीटर उठाया है एंड यहाँ से दोस्तों मैंने 5 लीटर मिक्सर लिया है। इन दोनों को मिला के दोस्तों मैंने एक तीसरे बर्तन जेड में डाल दिया है और उस तीसरे बर्तन में दोस्तों ऑलरेडी 1 लीटर प्योर ऑयल था। ठीक है, और ऑलरेडी दोस्तों 1 लीटर प्योर ऑयल था। तो सवाल ये पूछा था कि जो बर्तन जेड है उसमें ऑयल की परसेंटेज या फिर प्रतिशतता कितनी थी।
अब दोस्तों बड़ा सिंपल सा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल था। आप ये बताओ यदि 2 लीटर मेरे पास ये है 1 और 3 अनुपात में, तो यदि मैं इस बर्तन में से 2 लीटर निकालूंगा तो दोस्तों मुझे ऑयल कितना मिलेगा, 1 आउट ऑफ 4। कैसे पता चलेगा दोस्तों, 1 भाग, टोटल 4 भाग हैं भाई, मान लेते हैं 1 लीटर और 3 लीटर, कुल मिला के कितने लीटर हो गए, 4 लीटर। तो 4 लीटर में से दोस्तों 1 लीटर तो ऑयल है, 3 लीटर दोस्तों पानी है। तो यदि मैं उस मिक्सचर में से निकालूंगा तो मुझे 1 हिस्सा ऑयल का मिलेगा, 3 हिस्से दोस्तों पानी के मिलेंगे, मतलब टोटल 1 हिस्सा 4 लीटर में से ऑयल मिलेगा। तो 1 लीटर 1 हिस्सा आउट ऑफ 4। अब दोस्तों मैं 2 लीटर निकाल रहा हूँ, तो हम दोस्तों ऑयल पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों एक्स बर्तन से मुझे ऑयल कितना मिलेगा, 0.5 लीटर। उम्मीद करो दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। सिमिलरली दोस्तों यदि मैं ऑयल निकालता हूँ वाई बर्तन में से, तो दोस्तों मुझे 2 भाग मिलेगा, कितने में से, 2 और 3 5 में से। तो दोस्तों निकाला कितना मैंने, 5 लीटर। इसका मतलब दोस्तों मुझे 2 लीटर यहाँ से मिल जाएगा। समझ में आ गया। अब दोस्तों बर्तन जेड में कुल मात्रा कितनी हो गई, तो दोस्तों बर्तन जो जेड है उसमें ऑयल की यदि मैं बात करता हूँ तो 0.5 प्लस 2 2.5 लीटर, प्लस दोस्तों 1 लीटर ऑलरेडी ऑयल है, तो 3.5 लीटर दोस्तों ऑयल हो चुका है। एंड दोस्तों टोटल कितना वजन हो गया या टोटल क्वांटिटी कितनी होगी जेड में, तो दोस्तों 2 लीटर और 5 लीटर, 2 लीटर में निकाला 5 और 7 हो गए, एक दोस्तों ऑलरेडी 8 लीटर हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 8 लीटर। समझ लो फिर से कैसे भाई, 2 लीटर एक्स में से निकाला, 5 लीटर वाई में से, टोटल कितना हो गया, 7 लीटर। एंड दोस्तों 1 लीटर हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पे जेड में है, तो टोटल 8 लीटर। अब दोस्तों यदि मैं 8 लीटर की बात करता हूँ तो 8 में से 3.5 लीटर दोस्तों क्या है हमारे पास, ऑयल है। तो परसेंटेज ऑफ ऑयल दोस्तों कितना होगा, ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 3.5/8 × 100, तो ये दोस्तों 43.75% हो जाएगा। तो ऑयल दोस्तों बर्तन जेड में 43.75% होगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। यदि कोई फीडबैक है, सजेशन है, तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, सो दैट हम उसी हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी मैं जा कहीं नहीं रहा, आदत ऐसी हो गई है यूट्यूब पर बोलते बोलते कि वर्ड्स भी दोस्तों उसी तरह से निकलते हैं। ठीक है, पॉज करके दूसरी क्वेश्चन लेके आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। बेहद दोस्तों खूबसूरत सवाल था और बहुत आसान भी था। मेंसुरेशन का दोस्तों सवाल था। यूपीएससी दोस्तों मेंसुरेशन से ज़रूर एक सवाल पूछता है। ठीक है, सवाल दोस्तों ये था कि सर्कुलर डिस्क है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, उसका दोस्तों रेडियस अभी 12 इंच का है। ठीक है, एंड दोस्तों उसकी जो थिकनेस थी वो 4 इंच की थी। अब हुआ ये कि इसको हमने पिघला के दोस्तों, मेटेलिक थी या कोई भी थी, इसको पिघला के दोस्तों मैंने एक नई डिस्क बनाई है जिसकी दोस्तों रेडियस मैंने बढ़ा दिया, 16 इंच का रेडियस कर दिया। एंड दोस्तों थिकनेस मुझे नहीं पता, तो उसकी थिकनेस निकालनी थी। एक बात दोस्तों ध्यान रखनी है, यदि हम किसी शेप को पिघला के दूसरी शेप बनाते हैं तो डेंसिटी दोस्तों, जिसको घनत्व बोलते हैं, वो सेम होता है। डेंसिटी का ये दोस्तों यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि मैथ्स की बात करें तो दोस्तों वॉल्यूम आपको सेम करना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर यदि मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों वॉल्यूम है πr²h, ये दोस्तों पहला वॉल्यूम है क्योंकि सिलेंडर है दोस्तों। ये दोस्तों होगा πr²h दोस्तों यहाँ पर सेकंड वॉल्यूम। तो पाई तो दोस्तों एक दूसरे को मार देगा। आर दोस्तों पहले वाले में 12 है, तो 12 × 12 एंड दोस्तों थिकनेस उसकी 4 है। दूसरे वाले में दोस्तों रेडियस हो गया 16 है। तो टी की वैल्यू दोस्तों आपको निकालनी है, बड़ा आसान हो गया दोस्तों। 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 ने 4 को मार दिया दोस्तों। टी की वैल्यू हो जाएगी भाई 12 × 3 = 36, 36/16 एंड 16 × 2 = 32 एंड दोस्तों 32 के बाद बचेगा 16 × 2 = 32, 16 × 5 = 80। ठीक है, तो 2.25 इंच दोस्तों उसकी नई थिकनेस होगी। ये दोस्तों आसान सवाल था, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल था दोस्तों। पॉज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। बेहद दोस्तों आसान सवाल था, थोड़ा सा बस लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी। इसके बाद सवाल दोस्तों बड़ा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। बोलता है एक ट्रेन ने रेस्ट से स्टार्ट किया अपना मोशन और 5 मिनट में दोस्तों 5 मिनट में @ 108 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दोस्तों उसने कवर किया कुछ जर्नी। तो डिस्टेंस बतानी है, और दोस्तों डिस्टेंस का होना बच्चे को पता है कि स्पीड इनटू टाइम होता है। अब दोस्तों स्पीड आपके पास 108 किलोमीटर प्रति घंटे में है एंड दोस्तों यहाँ पर 5 मिनट है। मिनट को दोस्तों घंटे बना लेंगे 60 से भाग लगा के। अब दोस्तों ये भी घंटे हो गए, तो घंटे मार देंगे, किलोमीटर में आंसर आ जाएगा, किलोमीटर में। अब दोस्तों आपको पता है 10 × 6 = 60, 6 से 218 एंड 5 दूनी 10, 2 से 209, तो 9 किलोमीटर दोस्तों डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा। लेकिन दोस्तों आंसर आपको मीटर में देना था,
तो दोस्तों 9000 मीटर इस सवाल का सही उत्तर था। ये दोस्तों आसान था, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं थी जो आपको नहीं समझ में आती, बट दोस्तों एक्सेलरेशन वर्ड यूज़ हो गया था वहाँ पर, तो इसीलिए दोस्तों बच्चा जो है घबरा गया होगा कि एक्सेलरेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। नेक्स्ट दोस्तों पॉज करते हैं। एक और दोस्तों एक एवरेज का सवाल दे रखा था कि हमारे पास 4 बंदे PQRS, इनका दोस्तों जो एवरेज वजन है, एवरेज दोस्तों वजन है वो 50 किलोग्राम है। एवरेज मतलब औसत वजन। अब दोस्तों यदि मैं इनका टोटल जोड़ के वजन निकालता हूँ, अब दोस्तों आपको पता है जब हम औसत निकालते हैं तो औसत का फॉर्मूला होता है कि सारे वजन को जोड़ना है और कितने आदमी थे उससे डिवाइड कर देना। दोस्तों यहाँ पे 50 आ जाएगा, तो P + Q + R + S को जोड़ के दोस्तों 200 किलोग्राम मिल जाएगा। ठीक है। सिमिलरली दोस्तों एक और ये कंडीशन दे रखी थी, 4 बंदे और हैं जिसमें P शामिल नहीं है, दैट इज़ QRST। ठीक है, QRST। अब दोस्तों ये भी बोला है आपसे कि इनका दोस्तों जो एवरेज है वो भी दोस्तों 50 किलोग्राम है। एवरेज दोस्तों कितना है, 50 किलोग्राम है। अब दोस्तों यदि मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ से दोस्तों मुझे इनका वजन का सम मिल जाएगा, ये भी 200 किलोग्राम मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों एवरेज निकालने का वही तरीका, 4 से भाग लगाएंगे, 4 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 2 कंडीशन दे रखी थी कि या तो P और T का वजन बराबर है, दूसरा दोस्तों T की वैल्यू 50 है। अब दोस्तों यदि मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ तो ये भी सेम है दोस्तों, ये भी सेम है, तो मैं क्या करता हूँ QRST को लिखता हूँ Q + R + S + T, एंड दोस्तों ये भी 200 किलोग्राम है। ठीक है। अब दोस्तों यदि मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो Q ने Q को मार दिया, R ने R को दोस्तों मार दिया, बल्कि S ने S को भी मार दिया, तो P - T की वैल्यू दोस्तों 0 हो गई। इसका मतलब P और T बराबर हो गया। पहला दोस्तों P और T का वजन सेम होगा, ये वाली स्टेटमेंट ठीक थी, ये वाली दोस्तों स्टेटमेंट ठीक थी। अब दोस्तों क्या कोई मुझे गारंटी ये दे सकता है कि T का वजन 50 है? नहीं दोस्तों, T का वजन मेरे हिसाब से दोस्तों 50 नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर P और T का वैल्यू सेम है। अब चाहे दोस्तों हम 20 माने 30 माने, यहाँ पे दोस्तों वजन T का 50 नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें एक स्टेटमेंट ठीक थी कि P और T का जो वजन है दोस्तों सेम टू सेम है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों करते हैं इसका। ये लास्ट दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल दे रखा था कि एक 10 मीटर की दोस्तों बिल्डिंग है और उसके सामने दोस्तों एक टावर है। टावर की दोस्तों जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप से 30 डिग्री है, एंड दोस्तों बॉटम से, ये जो बिल्डिंग के बॉटम से 45 डिग्री पर था। ये दोस्तों 10 है तो ये भी 10 मीटर होगा। तो हमसे पूछा था कि बिल्डिंग से जो ऊपर टावर की हाइट है उसकी वैल्यू हमको अप्रॉक्सीमेट बतानी थी, और यहाँ पे दोस्तों √3 की वैल्यू भी दे रही थी। अब दोस्तों यदि हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाना चाहें, हमारा मन है, एक बात दोस्तों आपको समझनी है कि अगर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है जहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने दोस्तों यदि वैल्यू k आ गई तो इसमें बेस में k√3 आएगा पहला। एंड दोस्तों यदि राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 45 हो गया दोस्तों, तो दूसरा भी ऑफकोर्स 45 हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो रेशो है वो बराबर चलेगा। यही से दोस्तों ये सवाल हो जाता है, इससे आसान कुछ नहीं था दोस्तों। अब यदि मैं दोस्तों बात करता हूँ, इसका नामकरण कर ही देता हूँ, तो इन ट्रायंगल दोस्तों ACB, तो दोस्तों यदि ये H है तो ये दोस्तों कितना होगा, H√3 होगा या नहीं होगा? तो AC की वैल्यू दोस्तों H√3 हो गई। ठीक है। AC दोस्तों ED के ही बराबर है। अब दोस्तों यदि मैं इन ट्रायंगल बात करता हूँ EBD, यहाँ पे दोस्तों यदि ये 45 डिग्री का एंगल है तो दोस्तों H+10 मिला के ये दोस्तों H+10 होगा या नहीं होगा? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया भाई ये रेशो और ये रेशो सेम टू सेम होगा। इसका मतलब दोस्तों H√3 की वैल्यू H+10 के बराबर होगी। ये भी H+10 है, ये H√3 है, जब भी दोनों बराबर होंगे तभी तो दोस्तों एक रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम बन पाएगा। यहाँ से दोस्तों H√3 माइनस H की वैल्यू दोस्तों 10 हो जाएगी। यहाँ से दोस्तों H की वैल्यू हो जाएगी 10/√3 - 1। रेशनलाइज दोस्तों इसको मैं कर दूंगा, तो ये दोस्तों मुझे H की वैल्यू मिल जाएगी 5 × √3 + 1। ठीक है, 5 × तो √3 की वैल्यू दोस्तों 1.73 + 1 दोस्तों दिख रहा नहीं दिख रहा? तो यहाँ से दोस्तों H की वैल्यू हो जाएगी 5 × 2.73 एंड दोस्तों 13.65 मीटर, 13.65 मीटर, जो कि दोस्तों इस टावर की हाइट थी बिल्डिंग से ऊपर। तो ये दोस्तों सही उत्तर था। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम था मिक्सचर एंड एलिगेशन।
तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि दोस्तों 2024 का जो यूपीएससी सीसेट का एग्ज़ाम है उसके लिए दोस्तों हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो अब आपकी बारी है, आपको जुड़ना है हमारे साथ और अपनी तैयारी दोस्तों शुरू कर दी है सीसेट की यदि हम बात करते हैं। तो सी यू, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। बाय बाय, टेक केयर।